अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का एक और स्पेशल शो और प्रोग्राम आखिर क्यों का प्लेटफॉर्म हम हाजिर हो गए ईद के दिन, और आज आपकी मुलाकात किससे करवाने जा रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। एक ऐसे रुकन सिंध असम्बली हैं जो बड़े वोकल हैं, जिनकी आप इस वक्त सोशल मीडिया पर तकारीर, उनके बड़े दिलचस्प जुमले जो है वो सुनते रहते हैं। और कराची के इलाके, कराची के हल्के औरंगी टाउन, जी जनाब, वहाँ से उनका ताल्लुक़ है। किस तरीके से ईद मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एमपीए साहब ज़रा बात करते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुंतखब एमपीए एजाजुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद के प्रोग्राम्स ख़ास तौर पर आपको मालूम है हम जब भी करते हैं तो ऐसी शख्सियात को हमेशा मदऊ करते हैं या उनके पास जाते हैं जो आपकी पसंदीदा शख्सियात हैं, अवामी लोग हैं, उनकी मुआशरे के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस है जिससे मुआशरे में एक अच्छा और मुस्बत पहलू जो है वो उजागर होता है। और हमारे साथ एजाजुल हक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। एक दफ़ा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसा गुजर रहा है एजाज भाई ईद का दिन, और क्या मसरूफियत है? सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर रहा है। जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे उतना कम है। ख्वाह के सियासतदान कभी भी इस तरह की शुक्र अदा करने से कासिर रहता है, क्योंकि इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं, लोगों की उम्मीदें और तवक्को बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं इस मौके पर किसी सियासी तफरीक की बात तो नहीं करूँगा कि कौन से जमात के लोग करते हैं, कौन से जमात के लोग नहीं करते हैं, उस पर तो हम आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात ये है कि जो हर सियासी बंदा होता है, हर सियासी शख्सियत होती है, उसके पीछे बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। वो लोगों की, असल में लोगों की उम्मीदों का वो मरकज़ होता है। लोग वोट देते हैं, वो सोचते हैं कि उनके मसाइल को हल करेगा। तो ऐसे तो मसाइल के अंबार हैं, लेकिन सांस चल रही है, जिंदा है, और 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है। जो आज इस माहौल में, घुटन ज़्यादा माहौल के अंदर, मेरे ख्याल से आज जब ईद में बैठे हुए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन कहीं ऐसे घराने होंगे जो 2 वक्त की रोटी से भी महरूम होंगे। तो अल्लाह ताला उनके लिए भी कोई असबाब बनाए, और साथ में लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने ईद का दिन आज फिर दिखाया। कैसे आगाज़ होता है ईद के दिन का? आम कराची वाले की तरह के जनाब रात भर जागते हैं और तैयारी की, सुबह ईद की नमाज। आज का दिन कैसा गुजरा है? और वैसे सोना तो हमारे नसीब में है नहीं। अच्छा। जब से अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी जब से तफवीज़ की है, और मेरी जमात एमक्यूएम पाकिस्तान ने जब से एतमाद करते हुए मुझे इस औरंगी टाउन का एमपीए नामज़द किया, फिर मैं मुंतखब हुआ, तो उसके बाद तो नींद ख़त्म हो गई, क्योंकि मसाइल के अंबार हैं यहाँ पर। औरंगी टाउन आपने देखा होगा, वैसे भी चांद रात हो या ना हो, रज्जगे जारी हैं, रज्जगे जारी हैं, और 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मसाइल, ऐसा लगता है कि मसाइल हल भी नहीं हो रहे हैं, और लगे हुए भी हैं। वो कहते हैं ना कि कोशिश करें, फिर अल्लाह ताला कोई ना कोई इसके अंदर आपको सपोर्ट कर देता है। 10 मसाइल में तो कोई एक मसला हल कर देता है। तो ईद की शुरुआत ऐसे ही होती है जैसे नॉर्मल घरों का होता है, और हमारे लिए टफ़ इसलिए होता है कि हमारे पास एक ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है ईद के दिन की। वही जुमे की नमाज़ अदा करने के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान का एक वतीरा और ख़ासा रहा है हमेशा कि हमारे यहाँ शहीदों की फैमिलीज़ के यहाँ जाना होता है, उनको मिठाई तकसीम करनी होती है, उनकी दिलजोई करने के लिए, उनके बच्चों से मिलना, मुलाकात करना होता है। तो हमारे यहाँ असीर फैमिलीज़ हैं जो हमारे साथी सियासी केसेस के ऊपर जेलों पर मौजूद हैं, तो उनके घर जाना होता है। फिर वहाँ से फिर निकल के हमारे यहाँ 100 से ज़ायद आज भी मिसिंग पर्सनस हैं जो हमारे साथी हैं, जो हमारे ज़िम्मेदार हैं, जो हमारे साथ हुआ करते थे। वो आज उनकी कोई ख़बर नहीं है क्या वो ज़िंदा हैं या नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब तक कोई ऐसी ख़बर ना आ जाए कि वो दुनिया में मौजूद नहीं है, तो हर इंसान को अपने प्यारों की आने की उम्मीद हमेशा रहती है। तो जाहिर सी बात है, हम आज जिस मकाम पर बैठे हुए हैं, ठीक है हालात बहुत बुरे सही, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हम अपनों के दरमियान मौजूद हैं, और अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी से तफवीज़ बिठाया है। और साथ में हमारे ऊपर फ़र्ज़ है बहुत बड़ा कि हम ऐसी खुशी के मौके पर थोड़ी सी खुशी अपने लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जिन्होंने इस तंजीम के लिए, जिन्होंने 98% मज़लूम और महकूम तबके के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। फिर यकीनन सियासी वर्करों के ऊपर सियासी केसेस तो बनते हैं, वो हमारे साथी जो जेलों पर असीर हैं उनकी फैमिली से मुलाकात करना, उनको मिठाइयाँ देना, उनकी खुशियों में ईद के दिन उनके साथ बैठना और ये बताना कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं।
اور ہمیشہ کی طرح ساتھ یہ آپ کی عید کا ہر سال کا ایک حصہ ہے. یہ حصہ ہے ہمارا, یہ ضروری ہے کیونکہ ان کی جو کچھ بھی ہے ان کی قربانیوں سے ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ ان کی قربانیوں سے ہے. گھر میں کیا ماحول ہوتا ہے عید والے دن؟ وہی شیر خورمے اور یا سب چیز کی فرصت ملتی بھی ہے ان تمام تر پکوانوں کی, ان خوابوں کی انجوائے کرنے کی, یا بس پھر یہی روٹین ہے کہ جانا ہے اسیروں کے پاس بھی جانا ہے, ان کی فیملیز کے پاس بھی جانا ہے, پارٹی قیادت سے بھی ملنے جانا ہے, یا گھر میں بھی وقت دے پاتے ہیں عید والے دن؟ مشکل ہو جاتا ہے. گھر والوں کی شکایتوں کا ایک بہت بڑا انبار ہے, لیکن چونکہ ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اچانک سے اس منصب پہ نہیں آئے. ہماری ایم کیو ایم پاکستان کے اندر ایک مختلف سلسلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو ایم این اے ایم پی ایز یا پھر سینیٹر یا جو پارلیمنٹیرینس ہیں وہ اصل میں ان کا کوئی ذاتی حق نہیں ہے. اگر میں ایم پی اے ہوں تو میری اس سیٹ میں اس منصب پر میرا کوئی ذاتی کوئی حق نہیں ہے. یہ سیٹ مجھے میری جماعت نے دی ہے اور میرے ساتھیوں نے, کارکنان نے, ذمہ داران نے, ایک شخص نے اس کے اوپر محنت کی ہے. الیکشن کے ٹائم پر ڈور ٹو ڈور کیمپین کی ہے. تو ایم کیو ایم پاکستان کے اندر ایک سلسلہ ہے, بہت مشہور کہاوت ہے, اس کو نیگیٹو لیتے ہیں لوگ. 2016 سے پہلے یا بعد میں بھی آج بھی وہ سلسلہ قائم ہے کہ ہمارے یہاں ایم کیو ایم پاکستان میں ایم این اے ایم پی اتنے طاقتور نہیں ہوتے جتنے ہمارے سیکٹر انچارج اور یونٹ انچارج طاقتور ہوتے ہیں, جو علاقائی سطح کے ذمہ دار. اصل پہ یہ کوئی برائی نہیں ہے, اصل پہ وہ بناتے ہیں ہمیں نا, ہماری کوئی ذاتی شناخت. اب دیکھیں اورنگی ٹاؤن کی کوئی 15-20 لاکھ کی آبادی ہے, تو اورنگی ٹاؤن کے اندر ایم کیو ایم کے کارکنان, ذمہ داران سب ملا کر کوئی 5-6 ہزار ساتھی تو موجود ہیں. ان 5-6 ہزار میں سارے تو ایم این اے ایم پی نہیں بن سکتے تھے. ایک ایم پی اے بنے گا, ایک ایم این اے بنے گا, تو ان کا حق ہے. ہمارے یہاں تمام ساتھی, تمام ذمہ داران کو وہی عزت ملتی ہے جو ایک ایم این اے ایم پی اے کو ہے. ہم یہ کہتے ہیں, تنظیم یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ ایم این اے ایم پی اے, صرف اعجاز ایم پی اے نہیں ہے, ایک ساتھی نمائندہ بنا دیا ہے. ایک ساتھی ہمارا ایم پی اے ہے, ایک ساتھی ہمارا ایم این اے ہے, ایک ذمہ دار ہمارا ایم این اے ایم پی اے ہے. یہ پروٹوکول ہمیں پابند کرتی ہے پارٹی کہ ہم نے دینا ہے. ہم نے اپنے گردنوں پہ سریا نہیں لے کر آنا ہے, نہیں, یہ تو جماعت کا خاصہ ہے. میں تو اسی بات پہ آ رہا تھا کہ جب ہمارے ذہن میں ایم پی اے ایم این اے کا ورڈ آتا ہے تو بھائی ذرا ہٹو بچو, ڈالے اور سائرنز اور گارڈز. ایک اورنگی ٹاؤن جیسے علاقے سے ایک نوجوان لڑکے کو پارلیمنٹ میں بٹھا دینا, صوبائی اسمبلی میں بٹھا دینا, یہ سفر کیسے رہا؟ آپ کی جرنی کیسے رہی؟ خواہ وہ سیاسی جرنی ہو, آپ کے تعلیمی دور کا آغاز ہو, وہ کیسا رہا؟ ذرا اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں, یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے میرے خیال سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں انوکھی بات ہے, لیکن ایم کیو ایم کا اگر آپ خاصہ دیکھیں, اگر آپ ایم کیو ایم کے ان ادوار کو دیکھیں, جس کو آپ اچھا کہیں برا کہیں, ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ ہے, ہر بندہ آزاد ہے سوچنے پر, لیکن مطلب جب وہ قدرے مضبوط تھی, اب بھی مضبوط ہے. ہم کمزور کہیں سے نہیں ہیں, ہم کمزور کہیں سے نہیں ہیں. وقت کی بات ہے, ٹھیک ہے. آج بھی ہم آواز اٹھا رہے ہیں کراچی شہر کے لیے, اور چپے بھی نہیں ہیں, دبے بھی نہیں ہیں. ہم سے زیادہ قربانیاں شاید کسی جماعت نے دیا ہو, ایم کیو ایم پاکستان سے زیادہ کارکنان کی شہادت کسی تنظیم میں کسی جماعت کے کارکنان کی ہوئی ہو, ایم کیو ایم پاکستان سے زیادہ کارکنان کوئی اسیر رہے ہوں, کوئی دکھا نہیں سکتا. اور اس کے بدلے میں کوئی یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ ایک سنگل پرسن ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت میں کوئی ایم این اے ہو, ایم پی اے ہو, جو جاگیردار اور وڈیرے بن گئے ہوں, جن کی دولت جو ہے وہ پاکستان سے باہر موجود ہوں. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا جا رہا ہے؟ قیادت کی نظر کب پڑی آپ پر؟ قیادت کی نظر سب پر ہوتی ہے. قیادت کی نظر اگر سب پر نہیں ہوتی تو میں اورنگی ٹاؤن کے مضافات میں رہنے والا, سلم ایریا پہ رہنے والا, اور گلشن ضیاء کا رہائشی, اور جہاں پر پانی بھی ٹینکر سے ڈھلوانا پڑتا ہو, جہاں پر سیوریج جو ہے وہ سمندر کا منظر پیش کر رہا ہو, جہاں کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہو, اور جہاں کے لوگ کے الیکٹرک کا تو پوچھے ہی مت, بنیادی سہولیات سے محروم ہو, ایک ایسی آبادی سے مجھے نکال کر صوبائی اسمبلی کا ممبر بنانا, تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہو سکتی. یقیناً ایم کیو ایم پاکستان کی جو نظریں ہیں وہ اپنے ایک کارکنان کے اوپر ہوتی ہیں, اور مجھے آخری دن تک نہیں پتا تھا کہ میں اس منصب پر فائز ہو جاؤں گا. ہمارے یہاں ایک کلچر ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان وہ واحد جماعت ہے جو ٹکٹ نہیں بیچتی,
यहाँ पर तो सबको पता है, अब उसको अच्छा समझे बुरा समझे, अब लोग कुछ और मायने देने लग जाते हैं। मैं 47 वाली बात कर रहा हूँ, तो ये तो हम तो औरंगी टाउन की सीट हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह MNA की 88 से है, 88 से मुतवातर है। अब कौन सा 47, कौन सा 48, कौन सा 49 मुझे तो नहीं पता, हर बंदा अपनी दिल की भड़ास निकालता है। लेकिन MQM पाकिस्तान वो वाहिद जमात है जो टिकटें नहीं बेचती, मेरिट के ऊपर फैसला करती है, और वो लोग जिनको मेरिट के ऊपर इलेक्शन लड़वाया जाता है, MNMPA बनवाया जाता है, तो वो तारीख़ गवाह है कि वो असम्बली के ऐवानों में जाकर अपने हल्के के लोगों की नुमाइंदगी इस तरह से करते हैं कि वो मसाइल शायद आज हमारे हाथ में हुकूमत नहीं है, हुक्मरानी नहीं है, लेकिन उस मसाइल को, जैसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने टाउन के हवाले से शायद मैं गवर्नमेंट का पार्ट नहीं हूँ, अपोजिशन का हिस्सा हूँ, लेकिन मैंने जिस अंदाज़ में अपने औरंगी टाउन के अपने हल्के के इशूज़ को रेस करने की कोशिश की है, तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ काम नहीं हुए तो वहाँ पर ये बात भी ढकी छुपी नहीं है कि औरंगी टाउन एक मसाइल का गढ़ है। वो लोग जिनके हाथ में ये काम करना लिखा है वो ये नज़रें नहीं चुरा सकते कि औरंगी टाउन के अंदर इशूज़ नहीं है। हत्तुल इम्कान कोशिश की है। मैं औरंगी टाउन पे भी अभी आता हूँ और आपके हल्के के हवाले से भी बात करेंगे कि यहाँ पर क़यादत ने जब आप लोगों को मुंतखब कर लिया, आप आवाम का मैंडेट लेकर आ गए, उसके बाद क्या तब्दीली आई, उससे पहले के क्या हालात थे, इन चीज़ों पे भी बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रा आपके MPA साहब से पूछते हैं कि वो अपने हल्के के आवाम के लिए और क्या कुछ करने जा रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ईद का मौका, और ईद के मौके पर MQM पाकिस्तान से रुकने सिंध असम्बली इजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमने जो गुफ्तगू का सिलसिला इनसे शुरू किया था वो ब्रेक से पहले जहाँ मुनक़ता हुआ था, मैं वहीं से उसको जोड़ने जा रहा हूँ। मैं सवाल ये कर रहा था कि औरंगी टाउन को कब तक हम ये कहते रहेंगे कि ये कच्ची आबादी है, पसमानदा इलाका है, मुतवस्सित तबके का इलाका है। आखिर तो डेवलप्ड होना है। आप MPA बन गए, आप कहते हैं कि जनाब आपकी पार्टी से यहाँ पर लोग मुख्तलिफ़ अदवार में MPAs MNAs रहे हैं, वज़ीर रहे हैं, तो अब गवर्नर सिंध भी आपके थे, चलें अब वो चले गए हैं, अपोजिशन लीडर आपके पास हैं, तो आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं? आज भी इस इलाके में जब हम आते हैं तो हमें हालात तो बेहतर नहीं दिखाई देते। बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और यकीनन औरंगी टाउन में पैदा होने से लेकर फिर तालीमी सिलसिला, फिर MPA बनना, फिर अपना जो है वो नौकरी अपनाना और यहीं पे रहना, यहीं पे मरना, उसके बाद जब औरंगी टाउन की ये सूरत हाल देखते हैं, और ख़ासकर जबकि एक मनसब पर, एक आला मनसब पर फाइज़ मुझे औरंगी टाउन वालों ने किया, उसके बाद तो और तकलीफ़ बढ़ जाती है। कोई दिन ऐसा नहीं होता, कोई घंटा ऐसा नहीं होता कि जिस पे मुझे मेरे औरंगी टाउन के रिहायशी नहीं कहते कि भाई हमने आपको वोट दिया है तो ये हमारे मसाइल कब हल होंगे। असल में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपने कही ना, औरंगी टाउन को कब कच्ची आबादी से हटाया जाएगा, या अब ज़िंदगी भर जो है वो, अब तो मेरे ख्याल तो औरंगी टाउन को बसे भी 50 साल हो गए, तो आज भी औरंगी टाउन को कच्ची आबादी पुकारा जाता है। मैंने पिछले दिनों ये असेंबली पे भी कहा था कि खुदारा औरंगी टाउन के नाम से कच्ची आबादी हटा दें, क्योंकि शायद ब्यूरोक्रेसी को या फिर हुकूमत को या फिर बड़े असर और रसूख रखने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि औरंगी टाउन के नाम के साथ अगर कच्ची आबादी को जोड़ा गया है तो शायद औरंगी टाउन वाक़ईतन कोई मैदानी इलाका और पहाड़ी इलाका होगा जहाँ पर झुग्गियाँ होंगी। इस वजह से शायद जो औरंगी टाउन के नाम से मंसूब फ़ंड आते हैं या फिर दूसरे प्रोग्राम्स आते हैं वो यहाँ पर नहीं लग पाते। तो एक मेरे ख्याल से ये वजह हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये कि हम क्या कर रहे हैं। देखें, MQM पाकिस्तान के पास जब भी बाइख्तियार इक़्तिदार रहा है, 2005 से लेकर 2010 तक जो है वो हक परस्त मेयर इस शहर के अंदर जो है वो मौजूद थे, और उस दौर में लोगों ने देखा कि पूरा कराची शहर जो है दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार किया गया, और उसी हक परस्त मेयर को दुनिया के बेहतरीन मेयर पे शुमार किया गया। वो हक परस्त मेयर था। और अब ये बात मैंने कर ली कराची शहर की कि उस वक्त क्या हुआ। MQM के हाथ पे इख्तियार था, इक़्तिदार था, और हमने बढ़ चढ़कर कराची शहर को बनाया। वो इसलिए बनाया कि कराची शहर से वाबस्ता सिर्फ कराची शहर या सिंध या फिर इलाके या शहर नहीं है, पूरा पाकिस्तान है। कराची शहर माशी हब है, पूरे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। जब आप औरंगी टाउन तशरीफ़ लाए होंगे ना, और जैसे ही आप बोर्ड ऑफिस क्रॉस करते हैं और अब्दुल्ला कॉलेज पर पहुंचते हैं और वहाँ से औरंगी टाउन के लिए ब्रिज पर चढ़ते हैं जी, कितने मिनट का ब्रिज था वो?
غالباً کوئی 8-10 منٹ لگے ہوں گے برج کے اوپر ہمیں. وہ MQM پاکستان نے بنایا تھا اس اورنگی ٹاؤن کے لیے. اب ذرا تصور کریں اگر وہ برج نہیں بنا ہوا ہوتا تو اورنگی ٹاؤن والوں کی کیا صورتحال ہوتی. بنارس سے ہم اگر گزرتے تو کیا صورتحال. یہ راستہ آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ کا ہے. آدھا گھنٹہ آپ اگر آپ امن و امان کے 2012 13 2010 سے پہلے کے اگر واقعات آپ نکال لیں نا کہ یہاں سے سائٹ ایریا سے جاب سے واپسی آنے پر جانے پر عبداللہ کالج سے آنے پر کیا کیا واقعات رونما ہوتے رہے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا برج. اور یہ چیزیں کہ آج کے دور میں جب پاکستان پیپلز پارٹی سیوریج کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا بنارس عبداللہ کالج سے لے کر اور اورنگی 5 نمبر تک یا پھر یہ میٹرو سینما تک یہ برج پاکستان پیپلز پارٹی بنا لی تھی؟ کسی حکومت کا کام تھا؟ نہیں بن سکتا تھا بھائی. اورنج لائن دیا ہے نا انہوں نے آپ کو, اس پہ بھی آؤں گا میں. اورنج لائن دیا ہے وہ کیا دیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں اس سے نظریں بھی نہیں چراؤں گا کہ میں ابھی کیا کر رہا ہوں. میں تھوڑا سا ماضی بتانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں. اورنگی ٹاؤن کی وہ جو بنارس کا برج ہے وہ اسی MQM پاکستان کا دیا ہوا ہے اپنے لوگوں کو, اورنگی ٹاؤن والوں کے لیے. اور اس کے علاوہ جب آپ اورنگی ٹاؤن اس برج سے نیچے اترے ہوں گے تو آپ کو شاہراہ نظر آئی ہوگی. ایک شاہراہ اورنگی ہے جس کو آپ کراس کرتے ہیں, اورنگی ٹاؤن 5 نمبر, پھر نشان حیدر, پھر اسلام چوک, پھر ڈبہ موڑ, پھر رئیس ہمروئی. اس کو شاہراہ اورنگی کہتے ہیں. اور یہ شاہراہ اورنگی بنانے کا کردار یعنی اورنگی ٹاؤن کی مین شاہراہ کو بنانے کا کردار اپنے دور اقتدار پہ MQM پاکستان کو حاصل ہے. اس کے علاوہ اورنگی ٹاؤن کی جو دوسری مین شاہراہ ہے نا, مین شاہراہ جس کو شاہراہ قذافی کہتے ہیں, جو اورنگی ٹاؤن قصبہ علی گڑھ سے جو ہے قصبہ سے پھر 1 نمبر, پھر قطر موڑ, پھر 8 نمبر, پھر وہاں سے 13 نمبر, پھر ڈسکو موڑ, پھر گلشن بہار. اس شاہراہ کو بنانے کا کریڈٹ MQM پاکستان کو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جس ہم آج ٹرانسپورٹ کی بات کرتے ہیں کہ کراچی شہر کے اندر 15,000 بسز کی ضرورت ہے, لیکن آج تک جو ہے وہ 18 سالہ متواتر حکمرانی کے بعد 300-400 بسز مشکل سے اس کراچی شہر کو ملے ہیں, جو بڑے بڑے دعوے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کرتی ہے. میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں گے. یہاں سے اورنگی ٹاؤن جہاں پر ناردرن بائی پاس پہ اختتام ہوتا ہے وہاں پر ایک الطاف نگر موجود ہے جس کو نیو گلشن ایریا پروجیکٹ بھی کہتے ہیں. آج جائیں گے نا وہ آپ کو کھنڈر ملے گا. روڈ تباہ حال ہیں, گلیاں تباہ حال ہیں, ایسا لگتا ہے کہ وارداتوں کی بھرمار ہیں, ڈکیتیاں وہاں ہو رہی ہیں. اس الطاف نگر پہ ایک گرین بس سروس کا ٹرمینل بنایا گیا تھا اور ہر آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بس اسٹیشن بنا دی گئی تھی پورے اورنگی ٹاؤن کو. شاہراہ قذافی شاہراہ اورنگی ٹاؤن کے اندر CNG بسز دوڑا دی گئی تھی اور وہ MQM پاکستان کے دور اقتدار میں ہوا تو 2005 سے لے کر 2010 میں. مطلب ہم نے آج سے 15-20 سال پہلے اورنگی ٹاؤن کو پبلک ٹرانسپورٹ دیا تھا جو آج اورنگی پہ موجود نہیں ہے. یہ MQM پاکستان کا کام ہے. اور جو تھوڑے بہت آپ کو کھنڈر نما چیزیں نظر آ رہی ہیں نا, بہتر چیزیں نظر آتی ہیں کہ گلیاں اچھی بنی ہوئی تھی, سڑکیں اچھی بنی ہوئی تھی, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ MQM پاکستان کے باقیات ہیں. اس کے بعد اس اورنگی ٹاؤن کے اندر کچھ نہیں ہو سکا. میں آپ کو کیا کیا گنواؤں. اورنگی ٹاؤن اپنے آپ میں ایک شہر ہے پورا. اورنگی ٹاؤن رقبے کے لحاظ سے اور پاپولیشن کے لحاظ سے بڑا رقبہ ہے, بڑی آبادی, بڑا رقبہ ہے اور بڑی آبادی ہے. یہ تمام چیزیں MQM پاکستان کے دیے ہوئے ہیں. تو اب کیا ہو گیا اس MQM پاکستان میں آگے لے کر چلتا ہوں, آگے لے کر چلتا ہوں میں آپ کو, وہاں سے پھر بتائیں گے کہ اب کیا ہو گیا. اورنگی ٹاؤن کے اندر آج جو مین پانی کے ریسورسز موجود ہیں نا, مشہور زمانہ اورنگی ٹاؤن جرمن پمپنگ اسٹیشن میں 24 انچ کی لائن کو تقریباً کوئی 7-8 کلومیٹر کے ڈسٹنس اس وقت کے حق پرست میئر نے اورنگی ٹاؤن والوں کو دیا تھا تاکہ پانی کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. آج اورنگی ٹاؤن والے پانی سے ترس رہے ہیں. گن لیجئے گا, پانی سے بوند پانی سے اورنگی ٹاؤن والے ترس رہے ہیں. آج اورنگی ٹاؤن میں پبلک ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے. آج اورنگی ٹاؤن کا انفراسٹرکچر تباہ حال ہے. آج اورنگی ٹاؤن کے اندر صحت کا نظام برباد ہے. ایک ہاسپٹل سندھ قطر ہاسپٹل موجود ہے جو پورے ڈسٹرکٹ ویسٹ کو, ڈسٹرکٹ کماڑی کو, ہب چوکی کو اور انٹیریئر سندھ کو کیٹر کرتا ہے. یہاں پر آ کے لوگ علاج معالجہ کرواتے ہیں. آج اورنگی ٹاؤن کے اندر کوئی نیا سرکاری اسکول موجود نہیں ہے اس مہنگائی کے دور میں جہاں پر بچے لوگ پڑھا سکے اور اپنے کمائی کا ایک حصہ جو 5 سے 10 ہزار روپے بچوں کی تعلیم میں وقف ہوتا ہے اس کو بچا سکے. بالکل. اب آ جاتے ہیں اب کیا ہوا. دیکھیں 18ویں ترمیم ایک پاس ہوئی وفاق سے اور جس کے اوپر ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ MQM پاکستان 18ویں ترمیم کے مخالف بات کرتی ہے. اب
لیکن 18ویں ترمیم کے جب پس منظر پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایم کیو ایم پاکستان نے بھی بڑھ چڑھ کر اس ترمیم کو پاس کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا. تو میرے بھائی وہ کردار اس لیے ادا کیا تھا کہ اس 18ویں ترمیم کے اندر 140A کو مضبوط کرنے کی شک ڈلوائی گئی تھی. 140A کا مقصد ہے کہ بلدیاتی نظام کو بااختیار کرنا. بلدیاتی نظام کیا ہے؟ بلدیاتی نظام ہے گلی محلوں کا کاؤنسلر، ہر یو سی کا چیئرمین، وائس چیئرمین، ٹاؤن کا چیئرمین، ٹاؤن کا وائس چیئرمین، شہر کا میئر، ایک ایم پی اے 15-20 لاکھ لوگوں کا نمائندہ. پورا اورنگی 80-85% اورنگی ٹاؤن میرے حلقے پر موجود ہے. ٹھیک ہے. میں اگر 5 سال بھی کوشش کروں نا گلی گلی گھومنے کا، میرے خیال سے میں گلی مکمل نہیں کر سکتا. ممکن نہیں. میں قانون ساز اسمبلی کا ممبر ہوں. میری جماعت کی یہ خواہش ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے، اور قانون بھی یہی کہتا ہے کہ آپ ایم این ایم پی اے کو بااختیار نہ کریں. ایم این ایم پی اے کو آپ قانون بنانے دیں، لیکن آپ کاؤنسلر کو بااختیار کریں جو گلی پر موجود ہیں، تاکہ لوگ گھروں سے نکلیں تو کاؤنسلر سے ملاقات ہو، کاؤنسلر ان کے سیوریج کے مسائل کو حل کر سکے، کاؤنسلر ان کے پانی کے مسئلے کو، پولیسنگ کے نظام کو بہتر کر سکے. تصور ہی نہیں ہے کہ کاؤنسلر یا یو سی چیئرمین ہماری گلی بنوا سکتا ہے. یہ تو تصور ہی نہیں ہے. تو سرکار اسی لیے تو 18ویں ترمیم پہ ایم پی پاکستان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. تو جب یہ چیزیں 18ویں ترمیم کے ثمرات گراس روٹ لیول تک نہیں آ سکے، اور اس 18ویں ترمیم کو بجائے 98% مظلوم اور محکوم طبقے کے لیے استعمال کیا جاتا، ان کی داد رسی کے لیے استعمال کیا جاتا، ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا، تو یہ 18ویں ترمیم صرف 2% مراتب یافتہ طبقہ، جاگیردار، وڈیرے اور خاندانی سیاست کرنے والوں کے گھر کی لونڈی بن کے رہ گئی. تو ہم نہیں کہیں گے کیا؟ دنیا میں 18ویں ترمیم کی برائی نہیں کرتا، بہت اچھی ترمیم ہے، اور ترمیم اس لیے کی جاتی ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود ہو. کوئی بھی جماعت ہے سیاسی، ترمیم پوری تبھی ہوگی جب بلدیاتی اداروں کو جو ہے وہ بااختیار کیا جائے. ڈیفینیٹلی. میں نے آپ کو بتا دیا نا فرق. ایم این اے کا سیٹ تو پھر 2-3 ایم پی اے اس کی سیٹ کے برابر ہو جاتا ہے. اب ایک ایم پی اگر 15-20 لاکھ لوگوں کا نمائندہ ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ تبدیلی آ سکتی ہے. لوگوں کے مسائل کا حل صرف بلدیاتی نظام کو بااختیار بنانے میں ہے. آج بلدیاتی نظام بااختیار نہیں ہے، باوجود اس کے کہ 18 سالوں سے صوبے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی خود مختاری ہے، مطلب حکومت ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبہ خود مختار ہو گیا، انتظامی طور پر، مالی طور پر. 18 سالوں سے متواتر حکومت ہے، سیاہ سفید کے مالک ہیں. اب آپ سونے پہ سہاگا یہ دیکھ لیں کہ یہ جو بلدیاتی نظام چل رہا ہے، پورے سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا بلدیاتی نظام قائم ہے. اور وہ جو دیرینہ خواب کہ کراچی کا میئر جیالہ ہو، ہے نا سر، جیالہ ہے. صرف میئر تھوڑی جیالہ ہے، ٹاؤن چیئرمین جیالہ ہے، یو سی چیئرمین جیالہ ہے، وارڈ کاؤنسلر جیالہ ہے. ایم کیو پاکستان نے تو اپنی وصولی موقف کے اوپر اس بلدیاتی نظام سے بائیکاٹ کیا تھا، بائیکاٹ کر دیا تھا. ہم اپنے لوگوں کو بیچ نہیں سکتے تھے. ہم اپنے لوگوں کو صرف چیئرمین بننے کے لیے، ٹاؤن چیئرمین بننے کے لیے، میئر بننے کے لیے ہم اپنے کراچی کا سودا نہیں کر سکتے تھے. بہت سارے لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں بائیکاٹ کیا. یہ باتیں اپنی جگہ ہیں اور اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے، مگر جو انسان کر سکتا ہے اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے، کیا وہ بھی کر پا رہا ہے یا نہیں؟ آپ اپنے حلقے میں اب تک اپنے حلقے کے عوام کے لوگوں کے لیے کتنے کارگر ثابت ہوئے؟ میرے خیال سے اس سے آپ سے زیادہ بہتر جواب یہ آپ کے علاقے کے لوگ بتائیں گے. آپ کی دوست، آپ کے جو فرینڈ سرکل کے لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ایم پی اے صاحب ایم پی اے بننے کے بعد کہیں اپنے دوستوں کو، عوام کو بھول تو نہیں گئے اور حلقے کے لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، کام وام کرواتے ہیں، نہیں کرواتے؟ ذرا بات کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو بہت بہت عید مبارک. اعجاز الحق صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور بڑی زبردست اور بڑی جسے آپ کہیں کہ معلوماتی گفتگو بھی ہو رہی ہے. عید کے پروگرام میں اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ایک پولیٹیشین سے جب آپ بات کریں گے تو وہ جمع تقسیم کر کے عوامی مسائل کے اوپر اور اپنے کام کے اوپر آ ہی جاتا ہے. تو یہ خیر ایک بڑی مثبت چیز ہے. ہمارے ساتھ اس وقت کچھ گیسٹ اور بھی موجود ہیں. اعجاز بھائی کے کزن ہیں، دوست ہیں جو ان سے عید ملنے آئے ہیں. سیف صاحب ہیں، وسیم صاحب ہیں، علی صاحب ہیں. ان تینوں سے آپ سب کو بھی بہت بہت عید مبارک. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. سیف بھائی یہ بتائیں کہ بھائیوں والا تعلق ہے، دوستوں والا تعلق ہے، ذرا بتائیں تو صحیح. اعجاز بھائی کے بارے میں جو انہوں نے نہیں بتایا وہ آپ نے بتانا ہے. بھائی والی تعلقات ہے. اچھا جی جی. تو کب سے ساتھ ہیں آپ؟ بھائی ہم تو بچپن سے ساتھ ہیں. ہاں جی. کیسا گزرا آپ کا وقت ان کے ساتھ، اور کیا ان کے سیاسی سفر میں بھی آپ ان کے ساتھ رہے یا اسکول تک
कॉलेज तक ही बस? नहीं, सियासी भी और पढ़ाई के टाइम में भी, स्कूल के टाइम में भी माशाल्लाह। ये मैं तो थोड़ा सा पार्टी का वर्कर ज़्यादा काम कर रहा होता था, जैसे रोटों पे होता था। भाई मेरा मदरसे भी पढ़ते थे, घर पे भी। इन्होंने एजुकेशन नहीं छोड़ी? नहीं, एजुकेशन नहीं छोड़ी। हाँ, नहीं तो मदरसा भी जारी रखा, अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी भी जारी रखा, ऐसा ही है। तो आप लोगों ने साथ दिया इनका? मैं इनको लेके आता था पार्टी का काम के लिए, अभी चोकिंग कराने के लिए इनको लेके आता, मिजाज भाई चलो यार परचम लगाने कर दो, परचम लगाने के लिए? परचम लगाने के लिए क्या करता था। ओके, क्योंकि उस समय लड़के हो जाते थे शार्ट, हाँ और सब कुछ अलग हो जाता था। हाँ। तो फिर अब इजाज भाई को फिर लेके आना, चोकिंग वोकिंग करवाना इनके साथ। तो बदमाशी भी करते थे, 2-4 दोस्त नहीं, मिलकर? बदमाशी वाला जैसे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हम देखते हैं भाई, तो होता है थोड़ा बहुत, अच्छा, थोड़ा बहुत होता है ना। कोई इनकार भी करेगा ना तो कोई मानेगा नहीं। इनकी माले बदमाशी नहीं। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात, और मैं ये जवाब जो है ना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मगर बड़ी ईमानदारी से। भाई बहुत सारे काम जो है ना वो फिर कुछ रोब के साथ भी करने पड़ते हैं, वरना तो लोग मीठा समझ के भी निकल जाते हैं। नहीं, हकीकत ये है कि लोग मोहब्बत भी करते थे और करते हैं। हाँ। ये मुखालफिन मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मोहब्बत करते थे। लेकिन अब ये कहना कि नहीं करते थे तो शायद कोई यकीन नहीं करेगा, तो मान लेते हैं करते थे। मान लेते कि करते थे। अच्छा, ये बताना है सैफ भाई कि मैंने अच्छाइयाँ तो इनकी बड़ी सुन ली इलाके में, मोहल्ले वालों से, दोस्तों से। ये बताएं कि बुराइयाँ क्या क्या है, कोई ऐसी बात बताएं जो हमें नहीं पता हो, कोई सीक्रेट बताएं इनका। नहीं, बुराइयां तो अभी तक मैंने नहीं देखा यार। हाँ, जो बात है, इनका कोई सीक्रेट बताना, कोई राज बताएं, इन्होंने क्या ऐसा काम किया जो आज तक आपको याद रह गया कि यार उस दिन तो इन्होंने बस मरवा दिया था? इनको एक काम जो है 4 दफा नहीं बोलो। अच्छा, हाँ, एक दफा बोलो मगर इनके माइंड में रहता है, भूलेंगे नहीं? नहीं। ओके, अब उसी को रिपीट करता रहूंगा ना। जो कुरान भी है ना, मेमोरी हाँ, कार्ड है, माइंड में रहता है। अगर आप उसको हम रिपीट करते रहते हैं ना तो उस पर फिर काम खराब होता गुस्सा हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो जेल शेल भी जाना हुआ, कोई पुलिस ने पकड़ा? नहीं, मुझे तो मैं तो क्यों रैलीज के हाँ, दौरान और इन सब चीजों के नहीं, मैं को भी लेगा? नहीं, नहीं, क्या मुमकिन है कि एमक्यूएम का कोई कारकुन हो अब ये देखिए, ये दोबारा वही जा रहा है, ये दोबारा वही उसके ऊपर कोई सियासी एफआईआर ना हो, उसने कभी जेल की शक्ल ना देखी हो, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा चहीता कोई एमक्यूएम का कारकुन, अब मैं क्या नहीं कहूं, कोई नहीं होगा। नहीं, मैं अपने तंजीम की बात नहीं कर रहा, मैं करता धरताओं की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा प्यारा कारकुन तो किसी के लिए नहीं गुजरा हो जो हक मांग रहा हो और उसको जेल ना भेजा गया हो और उसकी एफआईआर लगी हो, ये हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। कैसा वक्त गुजरा है सैफ भाई के साथ? आपके पुराने दोस्त हैं, आपने कहा मेरे बचपन के साथी हैं ये, और हर मुश्किल वक्त में, हर अच्छे वक्त में मेरे साथ रहे। थोड़ी सी संजीदा गुफ्तगू जो हो जाएगी, कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। हमें असल में एमक्यूएम पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है। वो इसलिए फ़ख्र है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की एक बुनियादी चीज़ है, जो लोग एमक्यूएम पाकिस्तान को बिला किसी मफाद परस्ती के एमक्यूएम जिसने ज्वाइन किए ना, मेरा ये मानना है कि वो एमक्यूएम कभी नहीं छोड़ सकता, कुछ भी ना मिलने के बावजूद। वो इसलिए कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने खून के रिश्तों को भी पीछे छोड़ दिया है। ओके, तंजीमी आपस में कारकुनान के रिश्तों को इस तरह तरबियत दी कि हम शायद 1 मिनट के लिए अपने घर के मामला तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने ऐसी बॉन्डिंग है, ऐसी बॉन्डिंग है, तभी एमक्यूएम की नज़्म ज़ब्त की मिसाल पूरी दुनिया देती है, ऐसे ही नहीं देती। तो हमारा साथ तो जीने का और मरने का है। हम तो ये कहकर निकलते हैं कि मरेंगे तो साथ मरेंगे, जिएंगे तो साथ जिएंगे। और जब आप हक़ की बात करते हैं, जब जालिम से अपने हुकूक लेने की बात करते हैं, तो ये तमाम चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब क्या बोलूँ मैं, दिलेर हैं, जाबाज हैं। एमक्यूएम के जो कारकुनान हैं वो तो पता है सबको, एमक्यूएम के कारकुनान की आपको इनसे जब तक ये इस ओहदे पर हैं, आपकी इनसे तवक्कुआत क्या है कि ये अपने हल्के के लिए नहीं और इंशाल्लाह टाउन कोशिश के लिए कर रहे हैं, कौन से काम करें? कोशिश कर रहे हैं, पानी के हवाले से भी काम नंबर कर वन रहे हाँ। हैं और दूसरा बिजली के हवाले से भी काम कर रहे हैं। देखो कोशिश तो कर रहे हैं, ये नहीं हालांकि कि इनके बैठे बस में नहीं है, बिजली का नहीं काम। काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल भाई, किसी के बस और में नहीं। मजे की बात ये है कि इनको बताना नहीं है हमको। मजे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मजे की बात इनको बताना नहीं है। टैंकर में खुद डलवाता हूं। टैंकर हम खुद गलाते हैं, 24 घंटा में इधर ही हैं। सही बिल्कुल है, खुद ही पता है सारी बातें। जो आपके ना साथ है, सिर्फ पता है, गुजर रहा हूँ। गुजर रहे हैं रोजाना की। अभी लाइट चली जाएगी तो वो इनके लिए भी जाएगी, वो हमारे लिए भी जाएगी। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज होता है जब आप लोगों के दरमियान में से किसी ऐसे शख्स को मुंतखब करते हैं ना, कि जो उन मसाइल को रोजमर्रा की बुनियाद पे देख रहा होता है, फिर उसे एहसास भी होता है। ऐसा ही बस में सफर करने वाले को ये पता होगा कि बस में सफर करने वाले की मुश्किलात क्या होती हैं। अगर वो डाले में सफर कर रहा है, वो लाख सिंपैथी दिखाए,
मगर वो उसकी हकीकत को जान नहीं सकता, तो ये एक इम्तियाज़ है एक ऐसे शख्स का कि जो लोगों के दरमियान रहता है। सैफ भाई, मुझे पता चला कि ये मदरसे से जो है वो छुट्टी वगैरह कर लेते थे, फिर आप इन्हें पकड़ के लेके जाते थे, ऐसा कुछ बात हो रही थी थोड़ी देर पहले? नहीं, क्या है ना, बताया ना कुछ बचपन की बातें। वो तो काम, अगर काम कराने के लिए तो पकड़ लेके आना पड़ता है मदरसे से। हाँ, चोकिंग वोकिंग पार्टी का फ्लैग ये खुद नहीं आते थे? नहीं, खुद भी होते थे। अब जैसे भी इमरजेंसी है ना, अब बंदा नहीं है यहाँ पे। असल में पता ही क्या, मेरे ख्याल से हमारी जनरेशन शायद आखिरी जनरेशन थी कि अब लोग कहते हैं ना माँ बाप के सियासी किसी भी जमात से दूर रहें। मेरे ख्याल से एक कल्चर हो गया कि सियासी जमात से दूर रहें, मामला बुरा समझने लगे। जबकि तारीख़ ये बताती है कि सियासत जो है वो खिदमत का नाम है। अच्छे लोग अगर इस सियासत में नहीं आएंगे तो बुरे लोग अपनी जगह बनाएंगे, और जब बुरे लोग काबिज हो जाएंगे तो सिस्टम का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हम आखिरी इनकरेज करना चाहिए, हम आखिरी जनरेशन है। तो मेरे वालिद साहब ने तो मुझे खुद कहा था कि एमक्यूएम से दूर नहीं जाना है, यूनिट जाना है, क्योंकि एमक्यूएम का जो वतीरा और तरबियत और नज़्म ज़ब्त वो होता था, तरबियत मिलती थी। आज मैं क्रेडिट देता हूँ अपनी जमात को, 110% बोलने का सलीका, बात करने का तरीका मुझे इस जमात ने दिया है। मुझे इस जमात ने मेरी तरबियत इस जमात ने की है, किससे क्या बात करनी है, किस तरह बात करनी है, मसाइल को कैसे उजागर करने हैं, इशूज़ को कैसे रेस करने हैं। मैं अगर अल्लाह ताला के बाद अगर हज़ारों बार भी शुक्रिया अदा करूँ एमक्यूएम पाकिस्तान का, इसलिए नहीं कि मुझे एमपीए बना दिया, इसलिए कि मुझे बोलना सिखाया। इस जमात ने सच और झूठ की पहचान कराई, इस जमात ने मुझे मजलूम और जालिम की पहचान कराई। तो मैं हम आखिरी जनरेशन, मेरे ख्याल से आखिरी जनरेशन है जिसको धक्का लगा कर माँ बाप भेजते थे कि यूनिट ऑफिस जाओ, जबकि यूनिट ऑफिस को आज लोग कहते हैं कि वहाँ पर टॉर्चर होता था, उल्टा क्या समझा जाता ऐसा कुछ नहीं, वरना बटन बंद करके जाते थे हम। अच्छा जी, बटन बंद करके, डिसिप्लिन, सजा और जजा का मसला तो एमक्यूएम के कपड़ा गंदा भी नहीं होना चाहिए। ओके, एक दफा तो मैं गुस्सा हो गया था। अच्छा, हाँ, कपड़ा गंदा भी है, जो साफ सुथरा कपड़ा, बटन बंद होना चाहिए। ये तरबियत का आलम था, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, बस पहुंच गया। अच्छा, ये आपके हमेशा सीनियर रहे पार्टी में या कभी ये आपके जूनियर भी रहे? मिसाल के तौर पर सीनियर जूनियर तो एमक्यूएम में यही तो खूबी है ना। नहीं, जैसे होता है ना भाई, एक यूनिट इंचार्ज है, बाकी यूनिट के कारकुनान हैं, तो चला जाती है। मैं एक कारकुन था, और हाल फिलहाल जब मैं अभी एमपीए बन रहा था तो मेरा प्रोफेशनल कैरियर तो जाहिर सी बात है, मैं टेक्सटाइल के, क्योंकि बाय प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ, तो टेक्सटाइल के अंदर मैं इंजीनियरिंग को लीड कर रहा था। लेकिन तंजीमी तौर पर मैं एक यूनिट का जॉइंट यूनिट इंचार्ज था। मैं ना यूनिट इंचार्ज था, मैं ना सेक्टर मेंबर था, ना सेक्टर के लेवल का जिम्मेदार था, ना मरकज़ के लेवल का। मैं एक यूनिट का तकरीबन, और कराची के अंदर एमक्यूएम के 29 सेक्टर हैं टाउन वाइज, फिर उन 29 सेक्टर के अंदर एक एक सेक्टर के अंदर 12-12, 15-15 यूनिट मौजूद हैं, और इनकी टाउन के अंदर भी 12-13 यूनिट मौजूद हैं। उन 12-13 यूनिट के एक यूनिट का ज्वाइंट यूनिट इंचार्ज था, जहां से पार्टी ने मुझे उठा के पूरे औरंगी टाउन का एमपीए बना दिया। ये है यूनिट, ज्वाइंट यूनिट इंचार्ज से एमपीएशिप। और इन्होंने कहा कि भाई मेरा प्रोफेशन तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, तो काम भी वही करते हैं, तो ये पॉलिटिक्स में अब आ गए हैं, तो फिर अपने प्रोफेशन को कैसे जारी रखे हुए हैं। और आजकल जब हम ये देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र नौजवानों को भी पैसा कमाने की बड़ी जो है वो चाहत होती है, तो ये टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इन्होंने अच्छा पैसा खर्च किया होगा अपनी पढ़ाई पर, तो इनको तो कोई अच्छी जॉब मल्टीनेशनल में करनी चाहिए थी। सियासत में आ गए, इसके क्या मकासद है, ज़रा इन चीज़ों पर भी बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर। वेलकम बैक नाजरीन। एजाजुल हक साहब से बहुत सारी बातें हुई, बड़ी अच्छी बातें हुई, दिलचस्प बातें हुई। उनके साथ जो लोग आए इस वक्त मिलने के लिए, ईद मिलने के लिए, उनके दोस्त, उनके साथी, वो क्या कहते हैं वो भी हमने आपको बताया। और अब उनकी फैमिली हमारे साथ है, और हमारे साथ सबसे पहले बड़ी स्पेशल गेस्ट हैं रुमैसा, और उसके बाद आसिफ साहब हैं, अरफात हैं, कामरान साहब हैं और काशिफ साहब हैं। ये एजाज साहब की फैमिली है, और दो बड़े क्यूट इनके बच्चे हैं। ये दो भाई हैं, और एक इनके यहाँ पर लैंडलॉर्ड हैं, और इनके भाई भी हो, कह रहा मैं भाई भी हूँ। तो एजाज भाई, ज़रा पहले तो आप ही बताएं कि कैसा ताल्लुक़ है, आसिफ के बारे में बताएं, काशिफ के बारे में बताएं, और पहले तो मुझे रुमैसा के बारे में बताएं आप। बस रुमैसा करती हैं आपको? बस ये मालकिन है हमारी। अच्छा, बस इन्हीं की चलती है, जो ये कहती हैं वही होता है। मैं ये पूछ रहा हूँ रुमैसा कि इस ईद पर आपने बाबा से क्या क्या फरमाइशें की हैं, कौन कौन सी चीज़ें मंगवाई हैं, ज़रा बताएं मुझे। हाँ, ओके, ज्वेलरी भी ली है आपने? अच्छा,
कितने कपड़े बनाए आपने? 10 कपड़े ईद के? वाह भाई, तो अच्छे लगे आपको वो कपड़े? आपने अपनी पसंद से लिए थे? कौन दिलाता? बाबा जाते हैं शॉपिंग पे? जाते हैं साथ में? हाँ। तो ज्वेलरी वो कैसी है? अच्छी लगी? और जूते कितने लिए? 3। सही है। मैंने तो 1 सूट बनाया ईद पर इस दफा, आपने तो 10 सूट बनाए। कौन सी क्लास में हैं आप? 1 क्लास में। बाबा कैसे लगते हैं? नहीं, मुझे तो आप अभी बता रहे थे अंकल बाबा अच्छे नहीं है, गुस्सा करते हैं, मारते हैं, डांटते हैं? डांटते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, खेलते हैं आपके साथ? चले जी, अब कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे हैं, अगर ये कह रही है फिर तो मानना पड़ेगा। अब हम एजाज भाई की बात नहीं मान रहे, इनकी बात मानना पड़ेगी। अच्छा, और अरफात भी बैठे हुए हैं आसिफ के साथ। आसिफ एजाज भाई के छोटे भाई हैं। और अरफात, पूरा नाम बताया अब अपना अरफात भाई, क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताना है जो स्कूल में लिखा हुआ है। सही से बताओ। सैयद अरफात, सैयद अरफात एजाज, ये है आपका पूरा नाम। और क्लास कौन सी है आपकी? 1 क्लास में। आप भी रुमैसा के क्लास फेलो हैं? दोनों बहन भाई एक ही क्लास में? ये तो छोटी है आपसे। आपने कहा चलो भाई एक ही क्लास में ही रहेंगे। हाँ, लड़कियां तेज होती है ना थोड़ी सी। ईद की शॉपिंग कर ली आपने या अभी करनी है? कौन कौन से कपड़े बनाए? कितने कपड़े बनाए? जल्दी बताओ, सही बताना है। पैंट शर्ट है, 3 जोड़ा सलवार कमीज है। पैंट शर्ट। जूते लिए? 3 जोड़ा है। जॉगर्स लिए? कौन से वाले जूते लिए? मतलब मैं 3 जोड़े लिए मैंने। 3 जोड़े लिए भाई, मजे 3 ईद लगे के हुए। लिए। 3 ईद के। साइकिल भी लिए, मुझे पता चला। साइकिल, मोटरसाइकिल चाहिए ना वो? बाइक बता। मोटरसाइकिल चलानी है आपको? बाइक चलानी है? अभी तो छोटे हैं। ना जी, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जास भाई, आपकी फैमिली से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। बड़े प्यारे बच्चे और आपके भाई, मैं देख रहा हूँ कि सब कहीं ना कहीं वो तरबियत नज़र आ रही है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये भी आपके शाना बशाना खड़े होंगे। ईद का मौका जब होता है तो हम कोशिश करते हैं कि घर वालों से भी बात करें, दोस्तों से भी बात करें। सही। और बहुत सारा वक्त हमने आपका ले लिया इन सारी चीज़ों में। अब कुछ मैसेज हो जाए, क्या मैसेज है ऐसे नौजवानों के लिए, कराची शहर के एक आम लड़के के लिए जो इस वक्त या तो नौकरी के लिए दर दर फिर रहा है, या वो बिजली, पानी, गैस के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है? मैसेज क्या है ईद के मौके पर, और किस तरीके से कराची के लोग जो हैं वो अगर आपका साथ दें तो कराची की बेहतरी के लिए आप मज़ीद अच्छा काम कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला तो पैगाम यही है कि कराची शहर के अंदर मायूसी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप बिलीव करें, PhD लेवल के जो बच्चे हैं हमारे, वो फूड पांडा पे काम करने पर मजबूर हैं, जबकि वो क्लेवर नहीं है। ये ऐसा लगता है कि किसी ने सोची समझी साजिश थे यहाँ तक लेकर आए हैं इस सिलसिले को, ताकि वो एक अच्छा जो दिमाग है ना वो यहाँ से पाकिस्तान से कूच कर जाए और वो कहीं UK पे, अमेरिका पे जाके सेटल हो, और उसकी जो खासियत है, काबिलियत है, वो वहाँ पर इस्तेमाल हो। एंड पे हो भी रहा है और लाखों की तादाद में लोग जा चुके हैं। और मेरा यही पैगाम है आज के इस ईद के पुरमसरत मौके पे कि मायूस नहीं होना है। ये पाकिस्तान हमारे आबा अजदाद ने बनाया था और इसको संवारना भी हमने है। अगर हम यहाँ से मायूस होकर जाएंगे तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा? आप पाकिस्तान के तो मुस्तकबिल है ना, सारे पढ़े लिखे नौजवान बच्चे बच्चियाँ, बेहतरी इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी। ना कभी तो नहीं ईद भूलना है, चाहिए। ना रमज़ान लोगों के साथ मना पा रहे हैं, हमारे लिए वो वहाँ पर खड़े हुए वो जागते हैं तो हम सोते हैं। हाँ। वो जागते हैं तो हम सोते हैं। और वो जो एक बात थी ना कि पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया में बेहतरीन फ़ौज है, तो पाकिस्तान फ़ौज ने सिर्फ कुछ लोग जो पाकिस्तान आर्मी के मुखालिफ थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ ज़बानी बात है। पाकिस्तान आर्मी ने अपने आप को प्रूव किया मई 2025, जब अपने से 10 गुना 12 गुना बड़े दुश्मन को हमने चित किया और उनके गुरूर को खाक से मिलाया। तो यहाँ पर मैं अपने फ़ौजी भाइयों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि चाहे आप पूरी दुनिया से लड़ें, अफ़गानिस्तान से लड़ें, इंडिया से लड़ें, जिससे भी हम आपके साथ खड़े हैं, आप अकेले नहीं हैं। क्योंकि आपके माओ ने, आपके बच्चों ने, आपके फैमिली ने आपको इस मुल्क के खातिर और हमारी हिफाजत के खातिर कुर्बान किया है। तो हम कभी भी आपकी सपोर्ट से और आपकी हिम्मत और ताकत बनने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे लिए सियासत
بہت بات کی بات ہے. ہمارے لیے سیاسی فوائد بہت بات کی بات ہے. ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کیا کھڑے ہیں. زبردست عید کا میسج ہے, اور میرے خیال سے اس سے اچھا عید کا میسج نہیں ہو سکتا کہ ہم نے اپنے ان تہواروں پر, ایسے پرمسرت موقعوں پر اپنے ان تمام لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ آج جن کی وجہ سے ہم اس سکون کے ساتھ اور ان خوشیوں کے ساتھ عید کا تہوار منا رہے ہیں. بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب, اور عید کی بہت بہت مبارکباد آپ سب کو. آپ اچھے طریقے سے عید منائیں اپنی فیملی کے ساتھ, اور یہی دعا آپ تمام تر لوگوں کے لیے بھی ہے. آج عید کا پروگرام یقینی طور پر آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم انہی لوگوں کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ عید کا دن منائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں. تو آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا یہ ضرور بتائیے گا, اور اگلے عید کے پروگرام میں ہم کس سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. تب تک اپنے ہوسٹ سعد صابری کو اجازت. عید مبارک. اللہ نے کے بعد.